सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 16 जो है बेसिक ओवरव्यू ऑन आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट ऑफ टैक्स लॉ ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। स्टार्ट करने से पहले अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको और रेगुलर वीडियो जैसे सेस एग्जीक्यूटिव, कंपनी लॉ, एसबीएसई सारे के जितने भी मॉड्यूल में हमारे बुक है उनकी वीडियो, और इसके बाद स्पेशली मैं टैक्स लॉ की वीडियो बनाऊंगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बनाऊंगा, उसे भी आप देख सकेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ओवरव्यू आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। अब इसमें क्या है कि हम केवल थोड़ा थोड़ा सा जो होता है ओवरव्यू एक तरफ से इन तीनों एक्ट के लेंगे। और इसमें बता दूं कि जब 12 अप्रैल 2017 में 4 एक्ट को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था, में सहमति दी थी 4 एक्ट को पास होने के लिए। सबसे पहला था आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, दूसरा था यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स, और थर्ड था जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, और चौथा था जो हमारा था वो था सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स 2017। ये चारों एक्ट 12 अप्रैल को पास हुए थे। याद रखना 12 अप्रैल को पास हुए थे। तो हमने अभी तक सेंट्रल टैक्स के बारे में पढ़ लिया जितना पढ़ सकते थे। अब हम आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी, अब आईजीएसटी क्या है हम इसकी बात करेंगे। आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी जब दो शहरों को इंटीग्रेटेड मतलब होता है जब दो शहरों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। दो शहरों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई ट्रेड हो, कोई कॉमर्स हो, जहां पे इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है। जैसे मुंबई या दिल्ली के बीच अगर कोई भी ट्रेड होता है तो वहां पे इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 लगेगा, वहां पे लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड मतलब होता है दो शहरों के बीच ट्रांजैक्शन। ना एक और बात, आईजीएसटी लाने से पहले दो शहरों के बीच जब होता था कोई भी ट्रेड, तो वहां पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। मगर उसमें बहुत सारी डिफिशियंसी थी, सेंट्रल सेल टैक्स में बहुत सारी डिफिशियंसी थी। उसे कम करने के लिए आईजीएसटी लाया गया। तो हम उसी की बात करते हैं। नाउ IGST Tax Act was passed by Parliament for levy and collection of tax on the interstate supply of good or service, or both by the central government for motor connected therewith or incidental thereto। सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट ने इस एक्ट को इसलिए लाया कि कभी भी इंटीग्रेटेड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस हो तो उस पे ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। जो टैक्स कलेक्ट करा जाएगा या फिर लेवी होगा, लगाया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा। वो किसी से भी रिलेटेड हो, वो वहां इंटीग्रेटेड सप्लाई होता है, इंटरस्टेट सप्लाई होता है, तो वहां पे गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट करा जाता है ना। याद रख लेना, ये लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाता है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करा जाता है। अब यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस बिल टैक्स बिल 2020 इन लोक सभा एंड इट वाज पास्ड by the same on 29th March 2017। 29 मार्च 2017 में ये बिल पास हुआ लोकसभा में। देन राज्यसभा में 6 अप्रैल को पास हुआ, और असेंट जो मिला बाय द प्रेसिडेंट ऑन द 12th अप्रैल। जैसे मैंने बताया कि 4 टैक्स को 12 अप्रैल को ही असेंट मिला था बाय द प्रेसिडेंट। सो इसे भी वही है। नाउ अब हमने ये जो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जो हमने गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो लाया वो कहां से लिया ये भी बताते हैं। अंडर द आर्टिकल 269A of the Constitution, IGST on supply in the course of interstate trade or commerce is levied and collected by the central government of India, and such tax shall be apportioned between the union and state in manner as may be prescribed by the provided by Parliament by law on the recommendation of GST Council। सिंपल। अब कहा गया कि आर्टिकल 269A के अकॉर्डिंग ये आईजीएसटी लाई गई जब इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा हो, और जो टैक्स होता है वो लिव्ड भी करा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कलेक्टिव भी करा जाता है, और यही टैक्स
बाद में यूनियन स्टेट के बीच सही मायने में जो पार्लियामेंट द्वारा बताया गया हो उसे बांट दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके, जीएसटी काउंसिलिंग के। सिंपल। नाउ IGST is paid as credit to set against the payment of IGST, CGST and ST on outward supply। ये बाद में बताएंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। और ये हमें यही बोला गया है कि IGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने दी है उसका जो हम सेट ऑफ जो ले सकते हैं उसका फिर आउटपुट में हम पे कर दें ना, तो हम जो ले सकते हैं क्रेडिट ले सकते हैं वो IGST, CGST और IGST के आउटपुट सप्लाई में ले सकते हैं ना। IGST mechanism ensure that tax money goes to state where the consumption takes place. IGST can be viewed as smart accounting mechanism serving a clearing house function in the interstate supply to ensure that tax may be goes correct state. Example. Now, अब जैसे बताएं कि इंटरस्टेट क्या होता है, जब इंटरस्टेट होता है तो सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगता है, सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी लगता है। जब इंटर यूनियन टेरिटरी होता है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी होता है। मगर कोई भी इंटरस्टेट इंपोर्ट और एससीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एससीजेड इकोनॉमिक डेवलपर से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो हमारा आईजीएसटी लगता है। हमारा क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। ये तीन चीजें याद रख के चलेंगे। नाउ आईजीएसटी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पे भी हमारे जितने भी एक्ट है वो एप्लीकेबल होते हैं, आपको पता होगा। तो ये भी एक्ट हमारे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा। नाउ as per section 5 of IGST Act 2017 मिनिमम रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे ये याद रख लेंगे कि IGST में सबसे मैक्सिमम रेट जो होगा टैक्स का वो 40% होगा। क्या होगा, 40% इम्पोज ऑन द इंटरस्टेट अप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस। सिंपल। जब भी इससे सप्लाई हो रहा है तो जो मैक्सिमम टैक्स रेट है वो 40% तक जा सकता है, 40% जा सकता है। क्योंकि जो ये टैक्स हमने कलेक्ट किया है ना, ये हमें दो शहरों के बीच में बांटना है। जैसे हमने उसमें लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 269 ए के अकॉर्डिंग जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो वो जो टैक्स कलेक्ट करती है उससे अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट जो टैक्स दिया हुआ वो बांट देती है यूनियन टेरिटरी को, स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए जो हमारे ये टैक्स रेट है आईजीएसटी का वो सबसे ज्यादा होता है। सिंपल। ना हमें पता है डुअल जीएसटी होती है, हैज बीन अडॉप्टेड इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं तो डुअल जीएसटी इसीलिए लाया गया था। सेंटर एसेंशियली लेवी जीएसटी ऑन एवरेज सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ विद take place with a state or union territory. Thus there is a two component of GST. One component central tax और SGST. Now आगे चलते हैं। रिलेवेंस ऑफ जीएसटी, इसमें कुछ नहीं दे रखा, वही बताया है कि जब आईजीएसटी नहीं था तो उससे पहले हमारे पास क्या था, सीएसटी जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो क्या सीएसटी जो था हमारा सीएसटी उसके क्या डिफिशियंसी थी, उन्हीं चीज के बारे में बताया गया इसमें। और उसी कारण इतने सारे डिफिशियंसी होने के कारण सेल्स टैक्स में, सेंट्रल सेल्स टैक्स में डिफिशियंसी होने के कारण हमारी आईजीएसटी लाई गई। यही चीजें इस रिलेवेंस ऑफ जीएसटी में बता रखा। नाउ बात करते हैं कुछ और की। सबसे पहला डेफिनेशन, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, तो सिंपल, सब्जेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन, लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, या फिर a state and union territory such supply shall be treated as supply of good or service in the counter of interstate trade or commerce. Any supply of good or service in taxable territory not being an interstate supply shall be deemed to be supply of good or service in the course of interstate or trade or commerce. Simple. इन्होंने कहा है कि कोई भी दो शहरों के बीच, दो यूनियन टेरिटरी के बीच, तहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाता है। मगर किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो सप्लाई करा जा रहा हो उसे हम सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। सिंपल सी बात है। मगर कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी में अगर कोई भी सप्लाई गुड या सर्विस करा जा रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी में कोई भी गुड या सर्विस सप्लाई करा जा रहा है और उसे हम कभी भी इंट्रास्टेट नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे, उसे माना जाएगा डीम्ड टू बी सप्लाई गुड एंड सर्विस इन द इंट्रास्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सिंपल। यहाँ पर भी ये भी याद रख लेंगे, कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी में अगर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विस
तो कभी भी उसे इंटरस्टेट नहीं मानेंगे हम, हरदम उसे मान लिया जाएगा, समझा जाएगा कि वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है। और कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डिफरेंट स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो उसे भी हम क्या मान लेते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई मान लेते हैं। नाउ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जैसे हमने पढ़ा supply of service from one state to union territory to another state or union territory, import of good till they cross the custom fortnighter, import of service, export of good or service, supply of good service to buy to और by SEZ, उसे भी वहां पर भी इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई भी टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को कोई भी सप्लाई करा जाता है वो भी हमारी क्या कहलाती है, वहां पर भी हमारा IGST एप्लीकेबल होता है, उसे भी इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। एनी अदर सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी विच इज नॉट इंटरस्टेट सप्लाई, और जो भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है उसे भी हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल। अदर एनी अदर सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी, उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। नाउ अब बात करते हैं इंटरस्टेट। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब किसी के शहर के बीच में ही कोई दो विलेजों में, दो सिटियों में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे मुंबई की बात करूं तो मुंबई में, पुणे में या फिर किसी आसपास के इलाकों में ट्रांजैक्शन तो उसे ट्रेड हो रहा है तो उसे वहां पर इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाएगा। तो यही बोला गया, इट हैज बीन डिफाइंड एज एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जहां पे सप्लायर भी और रिसिपेंट भी दोनों एक ही जगह पे हो, वहां पे एक ही सेम ही स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। नाउ अब कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन हम इंपॉर्टेंट की याद करेंगे। सबसे पहला आप सेक्शन 2 क्लॉज 6 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस याद कर लेंगे, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अभी हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस जो रिसीव कर रहा है उसकी लोकेशन कौन क्या होती है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 14। फिर लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई कर रहा है सर्विस उसका लोकेशन का क्या क्या कहलाता है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 50 के अंदर पढ़ेंगे। देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन होता है अकॉर्डिंग टू 2 क्लॉज 60, ये हम याद रखेंगे। ये चार चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चार क्लोज हम याद रखेंगे और इन्हें पढ़ लेंगे कि कौन कौन चीज में इंक्लूड करा जाता है। नाउ आगे चलते हैं। तो लेवी एंड कलेक्शन अंडर द IGST एक्ट 2020 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। Now, subject to provision of section 2, there shall be levied a tax called the integrated good and service tax on all interstate supply good or service, both except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 of central good and service tax। अब यहाँ पे सेंट्रल सेक्शन 15 जो दे रखा है, ये दे रखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जब भी कोई भी गुड्स किसी वैल्यू जो प्राइस पे ट्रेड होती है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाती है। तो अगर कोई भी अल्कोहलिक ह्यूमन लिक्वर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो रहा है, वो ऑन द वैल्यू जो है डिटरमाइन कर जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे वो टैक्स कलेक्ट करा जाता है। और जो टैक्स लगेगा इन द एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 50, और किसी और गुड्स पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उस पे हम जो टैक्स लगाएंगे वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द recommendation of collect in a such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person. No. अब integrated tax on supply of petroleum crude, high speed diesel, metro speed commonly known as the petrol, natural gas, aviation tribune fuel shall be levied with effect from such date as notified by the central government on the recommendation of council। अब बात करी गई कि पेट्रोल पे, ठीक है, हाई स्पीड डीजल पे, मेट्रो स्पीड पे, नेचुरल गैस से, फिर एविएशन ट्रिब्यून पे, फ्यूल पे जो भी टैक्स लगेगा उस दिन से लगेगा जब गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बताएगी कि कितना परसेंट लगेगा और किस दिन से टैक्स लगेगा, IGST लगेगा। ये तीन चीजें ये भी दे रखी है। Government may on the recommendation of counseling by notification specify category of supply of good or service or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis। Simple।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसलिंग सैंपल बाय द नोटिफिकेशन वो बता देगी कि किन किन पे कौन कौन से स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई होंगे जिन पे टैक्स जो लगेगा शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसका मतलब सप्लायर ना दे के रिसिपेंट टैक्स देगा। सिंपल सी बात है, रिवर्स चार्ज वही होता था कि सप्लायर ना दे के कौन देता है, रिसिपेंट टैक्स देता है। by the recipient of a such good and service, all the provision of tax shall be applied to such a recipient as if he is a person liable for paying tax in relation to supply of good or service or both. Simple. आपको समझ आ गया। इन्होंने कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसलिंग ऑन द रिकमेंडेड काउंसलिंग बता देगा कौन सी कैटेगरीज होगी, स्पेसिफिक कैटेगरी होगी, उसमें जो पेड करा जाएगा टैक्स वो बाय द रिसिपेंट द्वारा करा जाएगा अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसलिंग बाय द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे देंगे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड और सर्विस और बोथ रिसीव फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर पे the tax on reverse charge basis as a recipient such supply good or service or both all the provision this act shall apply to such recipient। सिंपल सी बात है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि रिवर्स चार्ज बेसिस में तभी दिया जाता है कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ना हो, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। रिवर्स चार्ज बेसिस में क्या होता है कि रिसिपेंट तभी टैक्स देता है जब सामने वाला जो है सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो उस पर भी एप्लीकेबल सारे ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो एप्लीकेबल होंगे ना। Government may, on the recommendation of counseling by notification, specify the category tax on the interstate supply of which shall be paid by electronic commerce operator if such service are supplied through it। सिंपल। और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन बता देगी कौन कौन सी कैटेगरी होगी जिसपे इंटरस्टेट सप्लाई टैक्स एप्लीकेबल होगा और जो पेड करा जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा करा जाएगा हर एक सर्विस पे, वो भी बाय द रिकमेंडेशन ऑन द by notification on the recommendation of counseling बता देंगे ना। आगे चलते हैं। Provide that where the electronic commerce operator does not have physical presence in the taxable territory or any person representing such electronic commerce operator for any purpose in taxable territory shall be liable to pay tax। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसका मतलब जो भी ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं बाहर के देश वाले, तो उनका एक फिजिकल प्रेजेंस, इसका मतलब क्यों ना ब्रांच उनका हमारे इंडिया में होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, क्योंकि वो पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस या फिर पेरेंट ऑफिस, तो वो होना चाहिए इंडिया में, टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए। नाउ प्रोवाइड फर्दर दैट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस, और मान लिया जाए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है उनका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस ना हो इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड डज नॉट हैव द रिप्रेजेंटेटिव इन द सेड टेरिटरी, और ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच शैल बी लायबल टू पे टैक्स। सिंपल। अगर कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट करेगा फॉर द पेइंग ऑफ टैक्स ना। अब हमने जैसे पढ़ा कि जीएसटी रेट है, सीजीएसटी रेट 20 मैक्सिमम होता है, वेयर अंडर आईजीएसटी 14 होता है। हमने कहा कि जो सीजीएसटी एक्ट रेट है वो 20% होता है मैक्सिमम, मगर आईजीएसटी में 40% दिया गया है, बिकॉज हमने बता दिया कि कॉम्बाइन जीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के होता है, इसलिए 40% मैक्सिमम हो सकता है आईजीएसटी। द फॉलोइंग नोटेड दैट आईजीएसटी इज इम्पोज ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई, जैसा हमें पता है कि आईजीएसटी जो है इम्पोज करा जाता है इंटरस्टेट सप्लाई। दो शहरों के बीच कोई भी ट्रेड कॉमर्स होता है तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वैल्यूज डिटरमाइन अंडर द सेक्शन 15, जैसे मैंने बता दिया जो वैल्यू डिटरमाइन करी जाती है अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 15, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। एंड अल्कोहलिक ह्यूमन इज इन आउट ऑफ प्रीव्यू आईजीएसटी, क्योंकि अल्कोहलिक ह्यूमन कंजप्शन जो होता है उस पर अभी भी सीजीएसटी लगता है, तो वो बाहर है, जीएसटी से बाहर है। सिंपल। मैक्सिमम रेट 40%, इंटरेस्ट सप्लाई इंक्लूड इंपोर्ट, जो भी कोई भी इंपोर्ट होता है तब भी आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। आईजीएसटी इज इंपोर्ट गुड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1972 है। Then the levies is simultaneous with the levy of basic custom duty under section 15, और जो हम टैक्स लगाते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं हम, अभी कस्टम जो 17 चैप्टर है हमारा उसमें बता रखा है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है और जो
टैक्स है वो भी लगता है, IGST भी लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आइटम विल बी चार्जेबल अंडर द IGST बट अ लेटर डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हमारे चाहिए, ये बताया कि बाय द नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, कहीं बता सकते हैं कि कब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने उन पे IGST एप्लीकेबल होगा। नाउ जीरो रेट सप्लाई, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट होता है जीरो रेट सप्लाई, सिंपल। नाउ जीरो रेट सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ आर कंसिडर एज अ जीरो रेट सप्लाई। जितने भी हम SEZ को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, या फिर कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं आउट साइड इंडिया, तो वहां पे जीरो रेट सप्लाई होता है। जीरो रेट सप्लाई कहा जाता है ऑन विच टैक्स इज नॉट टैक्सेस पेबल, जिसमें हमें टैक्स पेबल नहीं करना होता। हाउएवर ITC इज अलाउड। यहाँ पे दो चीज यहाँ पे मेन कहेंगे कि जब भी जीरो रेट सप्लाई होता है, वेट, subject to such conditions, safeguard and procedure as may be prescribed, and refund in the respect of supply may be claimed by the following either of the these option। और जितने भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो रेट सप्लाई, इसका मतलब हमें उस पर टैक्स पेबल नहीं करना पड़ता, सिंपल। मगर उस पर हम ITC अलाउ कर सकते हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हम वो ले सकते हैं, उस पर ले सकते हैं। और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सेफगार्ड एंड प्रोसीजर एज मे प्रिस्क्राइब। जब ITC लोगे उस पे कंडीशन और सेफगार्ड और प्रोसीजर ध्यान दोगे, एंड द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, और जो जीरो रेट सप्लाई कर रहे हो, हाँ, उस पर जो रिफंड लेना है आपको, सर सप्लाई में भी क्लेम बाय द फॉलोइंग आइदर ऑफ दीज ऑप्शन। और जो रिफंड आप लेते हो, आप रिफंड लेते हो इन ऑप्शनों से ले सकते हो, जैसे supply made without the payment IGST and the bond LUT and the claim refund of unutilized ITC, then supply made on the payment of IGST and the claim refund of the same। ये तरीका है आपको रिफंड लेने का। नाउ refund of the integrated tax paid on supply of good or tourist living out India। जो भी हम रिफंड लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स पे ऑन सप्लाई ऑफ गुड, जो हम टूरिस्ट हैं जो है जो लिविंग इंडिया, इसका मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं उस पे हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका रिफंड। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ IGST एक्ट 2017 provide for the refund of IGST paid to international tourist, किसे, international tourist living India on goods being taken outside India for the purpose of taken outside India। उन्होंने जो हमारे इंडिया से गुड्स लिए वो किस पर्पज से लिए कि वो बाहर ले जा सके, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इज सेफगार्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अ इंटरनेशनल टूरिस्ट हैज बीन एज डिफाइंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु एंटर इंडिया फॉर स्टे ऑफ लेस देन 6 मंथ। अब इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट किसे कहा जाए, उन पर्सनों को जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और जो हमारे जो इंडिया में रह रहे हैं वो केवल 6 महीने से कम दिन के लिए रह रहे हैं, 6 महीने से कम दिन के लिए, 6 मंथ से कम दिन के लिए रह रहे हैं, उन्हें हम स्टे रह रहे हैं हमारे इंडिया में, उन्हें हम इंटरनेशनल टूरिस्ट कहेंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट कहेंगे। देन IGST रूल 2017, सिंपल, जब कोई भी एक्ट होता है तो उसके एप्लीकेबल करने के लिए कुछ रूल्स आते हैं, तो वहां पर भी IGST रूल 2017 लाया गया है। वेर नोटिफाइड फोर्स 2020 इंटीग्रेटेड टैक्स डेट 28 June 2017 and further amended by notification 12 2017 15 November 2017। Rule 2 के अकॉर्डिंग lay down the central and good and service tax rule 2000 for the carrying out the provision specify section 20 of integrated good and service tax shall so far as may be apply relation to integrated tax as they supply in the relation to central tax। Now अभी हमने क्या कर लिया, UTGST कंप्लीट कर लिया, अभी हमने ITGST कंप्लीट कर ली, हमने केवल ओवरव्यू पढ़ा है, हमने क्या करा, केवल थोड़ा सा उसका IGST का पार्ट पढ़ा है, IGST का पार्ट पढ़ा। अब वैसे हम UTGST की बात करेंगे, UTGST की बात करेंगे, तो UTGST कहाँ लगता है, अब इसकी बात कर ली जाए तो UTGST यूनियन टेरिटरी, जब भी किसी यूनियन टेरिटरी के बीच कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, यूनियन टेरिटरी में हो या यूनियन टेरिटरी के बीच हो या फिर इन यूनियन टेरिटरी हो, विद इन यूनियन टेरिटरी हो, वहां पे यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, वहां पे लगाया जाता है। सो UTGST is GST levied by the union territory on the transaction of taxable good and service within a union territory। कोई भी विद इन यूनियन टेरिटरी में कोई भी ट्रांजेक्शन करा जा रहा है, क्यों ना वो गुड्स हो क्यों ना वो सर्विस हो, तो उस पे UTGST एप्लीकेबल होता है। क्यों, जैसे चंडीगढ़, कुछ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, ये क्या, इस पे जब भी इनके अंदर विद इन यूनियन टेरिटरी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे UTGST एप्लीकेबल होगा, ना कि IGST, SGST या फिर
CGST applicable होगा. So central GST will applicable all interstate supply, intra-state transaction of supply of good or service or revenue in the central government. As CGST would be levied on the all transaction of taxable goods and service and therefore applicable in all state and union territory of India. The integrated GST Act will be applicable on interstate transaction of goods and service. It regulated by good central and therefore will be applicable all the transaction of good and service applicable India और import export transaction. जैसे जैसा बताया गया कि GST का applicable होता है, IGST का applicable होता है. However, for the purpose of levy and collection of SGST levied on the interstate transaction, और जो ST होता है GST होता है वो कब होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. इसका मतलब विद इन किसी भी स्टेट में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पे SGST एप्लीकेबल होता है. नाउ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया हैविंग द देयर ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन. द यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस. अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की. सो यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स 2000 इंटेंड टू मेक प्रोविजन फॉर रेवन्यू एंड कलेक्शन ऑफ tax on the intra-state supply of good or service or both by the union territory and for the matter connected therewith or essential thereto. कोई भी यूनियन टेरिटरी में कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है वहां पे UTGST एप्लीकेबल 2017 एप्लीकेबल होता है. एप्लीकेबल कौन कौन से यूनियन टेरिटरी पे हमारा UTGST एप्लीकेबल होता है उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहला अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी. इन पांचों पे हमारा जो है UTGST एप्लीकेबल होता है. UTGST एप्लीकेबल होता है. नाउ दिल्ली एंड Puducherry are the other two union territory, but this is a act will not applicable there as they have on state legislation and government. State CGST would be applicable in their case. सिंपल उन्होंने कहा कि दिल्ली एंड पुदुचेरी में इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इन दोनों शहरों के पास अपना खुद का गवर्नमेंट है, खुद का लेजिस्लेचर है, इसलिए इन दोनों शहरों पे नहीं होता. मगर ये जो 5 शहर दे रखे हैं, यूनियन टेरिटरी दे रखे, इन पे एप्लीकेबल होता है. जो इन सब पे ये जितने भी यूनियन टेरिटरी इन पे क्या होता है हमारा UTGST एप्लीकेबल होता है. मगर ये जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पुदुचेरी, इन पे कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी UTGST एप्लीकेबल नहीं होता. इन पे स्टेट CGST एप्लीकेबल होता है. नाउ आगे चले. यहाँ पर भी डेफिनेशन कुछ दे रखी है, आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे, इसमें से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है. अब यहाँ पे बता रखा कि इस पे एप्लीकेबल होता है, हमने पढ़ लिया. अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर यूनियन टेरिटरी. नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेबल ऑफ GST ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे. जम्मू एंड कश्मीर Organization Act 2019. State of Jammu Kashmir has been divided between the Union Territory, namely Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. The appointment date for the 1st October 2019. जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट गया. पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. सिंपल. तो किसमें बता, 2 जो हमारा जम्मू कश्मीर था 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख. द अपॉइंटमेंट डेट कौन था? 1 अक्टूबर 2019. और उसके बाद नोटिफिकेशन आया, we seek to notify the transaction plan with respect to Jammu Kashmir reorganization with effect 31st October 2019. According to section 2 clause 114 of CGST Act, यूनियन टेरिटरी का मतलब बताया इन्होंने. किसमें, कौन से सेक्शन में? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 114 of CGST Act 2017. यूनियन टेरिटरी मीन्स अंडमान निकोबार आइसलैंड, दूसरा लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी. हैंस लद्दाख इज येट इंक्लूड अंडर द अफोरसेड डेफिनेशन. मगर अभी तक लद्दाख को हमने इंक्लूड नहीं करा है यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में. देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 said act state that union territory of Ladakh shall be formed without legislation, hence it shall be status to the union territory. और हमने अभी तक इस डेफिनेशन में इंक्लूड तो नहीं करा गया, मगर मान लिया गया कि लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी कहलाएगा क्योंकि इस पे
भी इसके अभी ये जो फॉर्म करा गया लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी, इसके पास लेजिस्लेशन नहीं है। तो जिसके पास लेजिस्लेशन नहीं है इसका मतलब यूनियन टेरिटरी में हो गई, और जहां पे यूनियन टेरिटरी है उस पे यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन यूनियन टेरिटरी होता है। तो लद्दाख भी हमारा क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। Now, in the view thereof, Union Territory of Jammu Kashmir shall continue to charge SGST for the interstate supply. जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वो अभी भी उस पे भी SGST CGST लगता है, CGST लगता है, क्योंकि ये अभी हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर जो है अभी हमारे UTGST में एप्लीकेबल नहीं करा गया। सप्लाई, however, supply made from the Jammu and Kashmir to Ladakh and vice versa, IGST will be charged. नाउ अब इन्होंने बोला कि अगर जम्मू कश्मीर पे कोई भी सप्लाई होता है, कोई भी सप्लाई करा जाता है, कोई भी यहाँ से अगर हमने सप्लाई करा जम्मू कश्मीर से, तो SGST और CGST लगेगा फॉर द इंटरस्टेट सप्लाई। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में कोई भी सप्लाई होता है, तो उस पर SGST और CGST लगेगा, SGST और CGST लगेगा। मगर अगर हम फॉर सप्लाई मेड फ्रॉम, अगर कोई भी सप्लाई जम्मू कश्मीर से लद्दाख होता है या लद्दाख से जम्मू कश्मीर होता है, यहाँ पर गौर करेंगे कि अगर कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इंटरस्टेट, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में ही कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कॉमर्स या ट्रेड होता है, वहां पे हम SGST और CGST लगाएंगे, दोनों लगाएंगे। मगर अगर जम्मू कश्मीर से लद्दाख और लद्दाख से कभी जम्मू कश्मीर कोई भी ट्रेड या सप्लाई होता है तो वहां पे IGST लगेगा, IGST लगेगा। Now, UTGST and CGST will be charged for the supply made in Ladakh. Now, Minister of Home Affairs, Department of Jammu and Kashmir Affairs has issued a removal of difficulty order 30 October 2019, which seek to remove difficulty arising give effect of the provision of Jammu Kashmir reorganization. According to Section 2 Clause 7 of said order state that ये जो order आया उसकी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर गुड एंड सर्विस टैक्स to applicable to Union Territory of Jammu Kashmir and the Union Territory good and service shall be applicable to Union Territory of Ladakh. अब यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे कि स्पेशली फॉर जम्मू कश्मीर गुड एंड सर्विस टैक्स 2070 आया, किसके लिए, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मगर इंडियन टेरिटरी एंड गुड एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल किस पे होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 2019 से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर गुड एंड सर्विस टैक्स 2070 लाया, किसके लिए, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मगर यूटीजीएसटी क्या होगा, यूटीजीएसटी जो होगा हमारा वो लद्दाख पे एप्लीकेबल होगा। नाउ मर्ज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। आपको पता होगा कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो 33rd day of December 2000, the President passed the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Bill 2000 for the merger of two union territory, and the appointed date said amendment was effective from 26th January 2020. So 3rd day of December 2019 में पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास करा, एक बिल पास करा जो था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बिल। इससे क्या था कि जो यूटी है हमारा, जो यूनियन टेरिटरी है, ये दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नाउ हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफिसर, जब भी हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए हमें ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, जो हम ऑफिसर अपॉइंट करते हैं वो सेक्शन 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग करते हैं। The administrator may be by order authorize any officer to appoint officer of Union Territory tax below the rank of the assistant commissioner. जो एडमिनिस्ट्रेटर करा जाएगा किसका, यूनियन टेरिटरी टैक्स, वो करा जाएगा, वो ऑफिसर जो होंगे बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर होंगे ऑफ द यूनियन टेरिटरी टैक्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस एक्ट। द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय हिम डेलीगेटेड हिज पावर टू एनी अदर पर्सन सबऑर्डिनेट टू। और अगर कमिश्नर चाहे तो कुछ लिमिटेशन और कंडीशन को ध्यान देते हुए जो उनकी पावर है किसी ऑफिसर को जो उनसे नीचे हो उस ऑफिसर को डेलीगेट कर सकते हैं। नाउ सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इशू, ये आप वर्क लेंगे। नाउ बात करते हैं हमारे लेवी एंड कलेक्शन ऑफ यूटीजीएसटी। हमने अभी जीएसटी में जो पढ़ा वो लेवी एंड कलेक्शन अंडर सेक्शन 5 था, और इसमें जो होगा वो होगा 7। सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ यूटीजीएसटी, देयर शैल बी लीव्ड अ टैक्स
called the union territory tax on the interstate supply of good or service or both, except supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under 15 and such a rate not exceeding 20%. हमने यहाँ पे देखा था कि SGST CGST यहाँ पे मैक्सिमम जो रेट था वो 20% था, वैसे ही UTGST का जो मैक्सिमम रेट है वो 20%, वो 20% है। बस एक ITGST ही है जहां पे 40% मैक्सिमम टैक्स रेट बताया गया है ना। However, union territory tax on supply of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation, tribunal fuel shall be levied with effect from the such date as notified by the central government on the recommendation of the council. इन्होंने कहा यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि UTGST जो हमारा टैक्स है वो सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी है उन पे तभी एप्लीकेबल होगा जिस दिन से एप्लीकेबल होगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन और बाय द नोटिफिकेशन बताते हैं कि इस दिन से जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पे UTGST एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब जब भी कोई UTGST मतलब कोई भी यूनियन टेरिटरी में विद इन कोई भी सप्लाई होता है तो वहां पे UTGST इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे उस दिन से लगने लगेगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बताते हैं। Now, GST Council has already approved the total tax rate जो 0, 5, 12, 18 and 28 किसके लिए? UTGST के लिए। The highest applicable approved rate of UTGST has prescribed 20 हमने पता है। तो हालांकि the highest rate of tax charged UTGST would not be more than 14 but an enabling limit of 20 has been prescribed law to avoid a need of changing the law in a case of need to revise the tax rate in the future। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारे UTGST का टैक्स रेट है वो तो हालांकि 40% है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हाईएस्ट है वो 40%, मगर इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जरूरत हमें फ्यूचर में हो सकती है, पड़ सकती है, हो सकती है तो पड़ सकती है, तो हम अपनी जो टैक्स रेट है हमारी जो टैक्स रेट है 14 से 20 तक ले जा सकते हैं, मगर 20 से हम ज्यादा नहीं ले जा सकते, 20 से हम ज्यादा नहीं ले जा सकते। All the provision of this shall apply to recipient of good or service both notify under the reverse charge as if he is a person liable for the paying the tax in relation to supply of good or service both. Now government may on the recommendation of counseling by not specific not liable to register who involved in the dealing with the exempt good or service tax-free goods which have suffered tax at the first point of sale and their subsequent sale was not liable to tax in union territory under the provision law but which are liable to tax in GST or where a person entitled to tax at the time of sale, ये लोग एलिजिबल है फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए UTGST। नाउ However, input tax credit available subject to following condition। कुछ कंडीशन दी कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे वो कुछ कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि सच इनपुट टैक्स और गुड आर यूज और इंटेंड टू बी यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं कि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। नाउ सेट रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच इनपुट टैक्स और रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए फॉर द एलिजिबल भी होना चाहिए फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर रजिस्टर्ड पर्सन इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस, उसके पास इनवॉइस होना चाहिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। दूसरा, such other invoice or prescribed document or issue or not earlier than 12 months immediately preceding the appointment date। और जो इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंट जिससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है वो 12 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 12 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए देन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट। नाउ अब चलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट एज वेल एग्जाम्प्टिव गुड हमने पढ़ लिया, स्विच ओवर फ्रॉम द कंपोजिशन लेवी। अब जो जितना भी आप अगर कंपोजिशन लेवी आपने सेक्शन 10 ऑफ GST में पढ़ा था तो यही था कि सेक्शन जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ और जितने भी नॉर्थ रीजन एरिया वाले हैं उनका 75 लाख रुपीस अगर होता है तो आप कंपोजिशन लेवी चूज कर सकते हैं, कंपोजिशन लेवी चूज कर सकते हैं। कंपोजिशन लेवी में ये होता था कि आपको टैक्स जो रेटेड है आपको कम पे करना पड़ेगा, आपको कम पे करना पड़ेगा तो वो कंपोजिशन लेवी कहलाता है। मगर यही बोला कि स्विच ओवर फॉर द कंपोजिशन लेवी। अब आपका कभी भी तो ऐसा होगा कि 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आगे चली जाए तो उस टाइम आप क्या करेंगे? स्विच ओवर हो जाओगे। तो इसका मतलब हमें ये भी पता था कि कंपोजिशन लेवी जो है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते क्योंकि इनवॉइस हम तो इशू ही नहीं करते तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें ले ही नहीं सकते। तो अगर कंपोजिशन लेवी में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते तो हमारे पास जब स्विच ओवर करेंगे तो कुछ तो सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़े होंगे, फाइनल गुड पड़े होंगे, तो उस पे कैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले हम इसकी बात करेंगे।
Now, a registered person who was neither paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of taxable under the previous law shall be eligible for the credit. For the credit of value added tax in respect of input held in stock and the input contains semi-finished, finished good held in stock appointment day subject to following condition. वो टैक्स ले सकता है जब स्विच ओवर करेगा तब. Input were used intend to use for the making taxable supply. टैक्सेबल सप्लाई के लिए हर गुड यूज होना चाहिए आगे चल के. रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स और वो पर्सन सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन लेवी के अंदर टैक्स पे नहीं करना होना चाहिए. रजिस्टर्ड पर्सन जो है एलिजिबल होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए. सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 6 में पढ़ रखा है. रजिस्टर्ड पर्सन इज ए पोजीशन ऑफ इनवॉइस होना चाहिए अदर डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट जो है नॉट अर्लियर देन 12 मंथ फ्रॉम द इमीडिएट अपॉइंटमेंट डेट से होना. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नहीं जाते. Registered person who has paid the central tax, union territory tax on the transaction considered by him to be interstate supply, but which subsequently held to be interstate supply, shall be refund amount of tax paid on the manner, such manner subject to such condition पेश कर. उन्होंने कहा कि जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं किसी में भी सेंट्रल टैक्स यूनियन टेरिटरी में, उस पर टैक्स लगा है, मगर आप उसका जो सप्लाई उसके बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपने पे करा है इंटरस्टेट सप्लाई टैक्स वो आप रिफंड कर सकते हैं, वो रिफंड कर सकते हैं. फर्दर रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय हिम टू इंटरस्टेट सप्लाई बट subsequently held interstate supply shall not require to pay any interest on the amount of central tax and union territory tax paid. सिंपल. अब इन्होंने कहा कि जब भी आप, अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि जो आप इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला थे, उसके बाद ही आपने क्या करा कि उसे इंटरस्टेट सप्लाई में चेंज कर दिया. मगर जब इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरस्टेट कर रहे हैं तो आप इंटरस्टेट में भी चेंज कर सकते हैं. तो जब भी आप करेंगे, तो जब आप टैक्स पे करेंगे सीजीएसटी यूनिट टेरिटरी, तो उस पर आप इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होगी. Where any amount tax interest penalty is payable by the person to the government under any provision of act or rule made thereunder which remain unpaid, the professor of central tax during the course of recovery said tax arrear may recover the amount from the said person if it were an area of central tax credit amount to so recover amount of government under the appropriate head of the territory. Now बात करते हैं एडवांस रूलिंग. इसमें एडवांस जो रूलिंग है हर सेक्शन में हमने हर टैक्स में पढ़ा है, हर एक्ट में पढ़ा है, हर एक्ट में पढ़ा है. तो यूटीजीएसटी सेक्शन 14 बताता है. इसकी बात करेंगे सेक्शन 14 की. एडवांस रूलिंग का मतलब होता है मीन्स अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी or appellant to the applicant on the matter or on question specified under section 2 subsection 2 section 97 or subsection 1 of section 100 of central good and service tax in relation to supply of good or service or both being undertake or proposed to undertake by the applicant. इन्होंने कहा कि एडवांस रूलिंग जो है सबसे पहला क्या है, एक डिसीजन है, जो डिसीजन है, और जो डिसीजन है वो अथॉरिटी ऑफ अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा दी जाती है. अब किसका डिसीजन, किस लिए डिसीजन, एप्लीकेंट. एप्लीकेंट मतलब जो अप्लाई करते हैं अथॉरिटी या फिर अपीलेंट अथॉरिटी को, किस लिए कि कोई भी क्वेश्चन जो हमारे सब सेक्शन 2 सेक्शन 97 और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में दे रखा है, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड डिसीजन देना एडवांस रूलिंग कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14. याद रख लेंगे. नाउ कौन कौन से क्वेश्चन वो भी हम बात कर लेते हैं. तो एडवांस रूलिंग कैन सॉर्ट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड और सर्विस, बहुत कौन सा गुड से कौन सा सर्विस किस पे कितना टैक्स लगता है, क्लासिफिकेशन करना. एप्लीकेशन ऑन द नोटिफिकेशन इशू अंडर द सीजीएसटी, कोई भी नोटिफिकेशन आए उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में. डिटरमिनेशन ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, बहुत कैसे करना है. admissibility of input tax credit paid or deemed to be have been paid, उसकी कैसे. determination of liability to pay tax on any good or service, ये कैसे करना है. applicant is required to register under the act, कैसे register होना है. whether the particular thing done by the applicant with respect to any good or service amount to or the result is supply of good or service, the meaning of that term, ये सारी चीजें से हम एडवांस रूलिंग फ्रॉम द अपीलेंट अथॉरिटी और अथॉरिटी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं. सिंपल. नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 15 की. सेक्शन में बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द एडवांस रूलिंग, जो हम अथॉरिटी बनाएंगे फॉर द एडवांस रूलिंग उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी नोन एज अ नेम ऑफ अ यूनियन टेरिटरी अथॉरिटी. किसके हम क्या नाम देंगे उस अथॉरिटी को, यूनियन टेरिटरी अथॉरिटी. फॉर एडवांस रूलिंग प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिलिंग
notify any authority located in any state or any union territory to act as authority for the purpose of this act. Authority हो गए, उसमें कितने पर्सन होंगे बात कर लेते हैं. वन मेंबर फ्रॉम द अमंग्स द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, जितने सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर होंगे उनमें से एक मेंबर लिया जाएगा फॉर द अथॉरिटी. दूसरा, वन मेंबर फ्रॉम द अमंग्स द ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहला जो पर्सन होगा, मेंबर होगा, वो सेंट्रल टैक्स ऑफ ऑफिसर से लिया जाएगा, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स से लिया जाएगा. दूसरा मेंबर होगा, वो ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स से लिया जाएगा, और जो अपॉइंट करा जाएगा वो दोनों लोगों को अपॉइंट जो करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करा जाएगा. नाउ अब अपीलेंट अथॉरिटी की भी बात कर लेते हैं फॉर द एडवांस रूलिंग. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 अपीलेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, और सेक्शन 15 हमारी अथॉरिटी. दो चीज है, अपीलेंट अथॉरिटी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, और सेक्शन 16 के अंतर्गत अपीलेंट अथॉरिटी अपॉइंट कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है. अब इसमें भी पर्सन की बात कर लेते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है. सिंपल. नाउ कितने लोग होते हैं इसमें भी बात कर लेते हैं. चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड. जो चीफ कमिश्नर ऑफिसर होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल टैक्स अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड करे जाते हैं बाय द बोर्ड. दूसरे, कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द एप्लीकेंट उन्हें अपॉइंट करा जाता है. यहाँ पर भी 2%, वहां पर भी 2%, वहां थे 1% फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स. दूसरा, 1 मेंबर फ्रॉम द फॉर द ऑफिसर ऑफ यूनियन टेरिटरी. यहाँ पर भी चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स है और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मगर वहां पे जो 2% थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, मगर यहाँ पे बाय द बोर्ड करे जा रहे हैं. अब मिसलेनियस में कुछ नहीं दे रखा, वही दे रखे हैं जो हमने ऊपर कर चुके हैं. पावर ऑफ मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट को है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20. सेंट्रल पावर टू मेक रेगुलेशन उन्हें दिया गया है. लाइंग रूल, ये सब चीजें वही दे रखी हैं, आप ये भी कर सकते हैं. अब बात करेंगे हम, सीधा आते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2007. इन्होंने कहा कि अब जब भी जीएसटी लाई गई तो सेंट्रल स्टेट ने क्या कहा कि भाई हम जब एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो, क्योंकि जीएसटी एज एप्लीकेबल करना, एज ए पास करना तो आसान है, पास करना कर दिया उन लोगों ने. उसमें भी बहुत सारे चोचलेबाजी, मतलब बहुत सारी मुश्किलें आई थी, मगर जब उसे पास करा गया तो उसे एप्लीकेबल करना, कंप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्म आ जाते हैं, बहुत चीजें ध्यान देनी पड़ती है, बहुत सारे रिटर्न भरने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया. तो इन्होंने कहा कि इससे स्टेट को नुकसान हो सकता है. कैसे? क्योंकि कुछ लोग पे नहीं करेंगे, पे करने में प्रॉब्लम होगी, उस टैक्स को, जीएसटी को पे करने में प्रॉब्लम होगी. तो क्या करा गवर्नमेंट ने, क्या करा कि जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट लाया. उन्होंने बोला कि जितना भी स्टेट को नुकसान होता है फ्रॉम द जीएसटी बिल, एक्ट से नुकसान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी भाई स्टेट को, मान लिया जाए. कहा ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 लाएगा, उसी के ध्यान देते हुए. नाउ सो द जीएसटी काउंसिलिंग इन 10th मीटिंग, किसमें 10th मीटिंग हेल्ड ऑन द 8th February 2017 अप्रूव द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट बिल that provide for the compensation of loss arising out of introduction of goods and service tax to the state. Simple in India. इन्होंने यही बोला कि जितना भी लॉस होगा for the on the introduction of good and service tax to the state, तो कंपनसेशन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके ध्यान देते हुए ये एक्ट लाया गया, which provide for the compensation to state for the loss of revenue arising on account of implementation of GST and service tax for a period of 5 years in the pursuance of provision of the Constitution 101st Amendment Act 2000 come into force good and service compensation state. अब इन्होंने कहा कि जो compensation दिया जाएगा to state for the loss of revenue, कौन? account of implementation of good and service, वो कितने साल के लिए होगा? 5, for the period of 5 year के लिए होगा, for the 5 year के लिए होगा, फॉर द 5 ईयर के लिए होगा. इसका मतलब जो कंपनसेशन दिया जाएगा स्टेट को होगा वो 5 ईयर के लिए ही दिया जाएगा. नाउ इसमें भी यही है कि जो बिल आया था वो लोकसभा को 27 मार्च को पास करा गया था, लोकसभा में 29 मार्च को, राज्यसभा में 6 अप्रैल को, और असेंट जो मिला था बाय द प्रेसिडेंट 12 अप्रैल 2017 में मिला था, जैसे हमने बताया था. कुछ फीचर की बात कर लेते हैं कंपनसेशन एक्ट की. है सबसे पहला असर्टिंग द बेस ईयर. इसमें हम पता करते हैं कि बेस ईयर, इसके स्टेप दे रखे हैं. सॉरी मेंबर ऑफ असर्टिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द शैल बी पेबल टू स्टेट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड फॉर द 5 ईयर बाय द स्टेट ऑन द अकाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस अट्रिब्यूटेबल टू लेवी ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. कैसे हम क्या करेंगे? बेस ईयर पता करेंगे, फिर
आइडेंटिफाई द रिवेन्यू ऑफ द बेस ईयर, जिस ईयर में रिवेन्यू लॉस हुआ उसका पता करेंगे, प्रोजेक्ट रिवेन्यू कितना था, फिर कंपुटेशन करेंगे कंपनसेशन, फिर हम कंपनसेशन बताएंगे, कंपनसेशन जितना हमें स्टेट को देना है उसका कंपुटेशन करेंगे, उसके बाद हम कंपनसेशन स्टेट को दे देंगे। ये हमारे स्टेट पहला असर्टिंग द बेस ईयर। दूसरा आइडेंटिफाई द रिवेन्यू ऑफ द बेस ईयर, जितना हमारा बेस ईयर में जितना हमें रिवेन्यू कलेक्ट हुआ उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रोजेक्ट रिवेन्यू कितना हुआ, और इसके बाद जो कंपटीशन ऑफ कंपनसेशन, उसके बाद हम कंपनसेशन कितना हम स्टेट गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं ये देंगे, और उसके बाद जो कंपनसेशन है वो हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये हमारे स्टेप है, याद कर लेंगे, असर्टेन करना, आइडेंटिफाई, प्रोजेक्ट, कंपटीशन एंड रिलीज। नाउ ऑब्जेक्टिव है क्या है ये भी कर लेते हैं कवर। It provides for the compensation of loss to state arising due to implementation of GST. Simple. Financial year 2050 shall taken a base year for the purpose of calculating compensation amount to payable to state. Financial year 2050 or 60 base year कहलाएगा for the computation of compensation. Now, revenue compensate consists of the revenue from all tax that are levied by the state which have some under the GST tax audited by the controller and the auditor of general. जो revenue होगा वो कैलकुलेट ऑडिट किसके द्वारा करा जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा करा जाएगा। प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट जो होगा वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड होगा वो होगा 40%, याद रख लेंगे। ग्रोथ प्रोजेक्ट रिवेन्यू कितना होगा 14%। ये आगे चल के हम नीचे पढ़ ही लेते हैं सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी भी। कंपनी शैल बी रिलीज एट द एंड ऑफ every 2-month period on the provisional basis and final adjustment shall be made after getting audited account of year from the controller and the auditor general. जो रिलीज करा जाएगा एंड ऑफ एवरी 2 मंथ करा जाएगा, एंड ऑफ एवरी 2 मंथ करा जाएगा पीरियड ऑन द प्रोविजनल बेसिस। नाउ अब 11 special category state refer to article 279A constitution. The revenue foregone account exception tax granted shall be counted toward the definition of revenue base year calculated of the compensation. कुछ 11 स्पेशल कैटेगरी दी गई है जो हमारे आर्टिकल 279 में ए में दी गई है, उसके हम जब भी एग्जामिनेशन करेंगे वो काउंटेड करेंगे हम कंपनसेशन, उस चीजों को जोड़ा जाएगा और कुछ चीजों को निकाला जाएगा। Revenue of the state they were not credited to consolidate fund of state government but were directly collected by the mandi or municipality would also include definition of revenue. अब इन्होंने कहा कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी या फिर मंडी से जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो रिवेन्यू में कलेक्ट करा जाएगा if this was under the good and service tax. The generated revenue to compensate state for 5 years the loss suffered by the state on account of the implementation of GST जैसे बताया गया, it is by the levy or as says on the goods recommendation by GST over the above and the rate and that item. अब यहाँ पे कुछ वो दे रखे, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन दे रखे, इसे भी आप अपने आप पढ़ लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है ज्यादा। प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट याद रख लेना 12% पर एनम होता है। बेस ईयर हमारा क्या चल रहा है, बेस ईयर हमारा 2015 और 16 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। बेस ईयर रिवेन्यू क्या होगा, इन्होंने कहा कि दिस बेस ईयर द बेस ईयर रिवेन्यू for the state shall be sum of the revenue collected by the state and local body during the base year. जो बेस ईयर रिवेन्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्टेट और लोकल बॉडी द्वारा जितना भी कलेक्ट करा गया हो उस बेस ईयर में रिवेन्यू वो हमारा बेस ईयर रिवेन्यू कहलाएगा। ऑन द अकाउंट ऑफ टैक्स लीव्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनिटी and not of refund with respect of falling tax imposed by the respective state or unit which are summed into GST. ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी। वेट CST, Central Sales Tax, entry octile local body and other tax levied by the constituent state or erstwhile entry according to entry of 52 of list 2 स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल में दिया होगा, सारी लिस्ट दी है। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अम्यूजमेंट टैक्स, बैटिंग एंड गैम्बलिंग और एनी अदर लिव्ड बाय कंसर्न स्टेट, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और एनी अदर टैक्स लिव्ड बाय कंसर्न स्टेट, ये सारी इंक्लूड करी जाएंगी। Duty of excise, medical on the toilet and preparation levied by the union but collected and retained by the concerned state government. Any sales or such are levied for under the entry 66 read with the 52, 54, 55 और 62। ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी, ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी।
फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड इन द रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग द बेस ईयर। मगर ये जितने भी हम अभी पढ़ेंगे ये सारे, ये कभी भी इंक्लूड नहीं कराई जाएगी फॉर द बेस ईयर रिवेन्यू। फॉर द बेस ईयर रिवेन्यू नेट ऑफ रिफंड इन द कैलकुलेटिंग ऑफ बेस ईयर रिवेन्यू फॉर द स्टेट, क्या एनी टैक्स लीव्ड अंडर द एक्ट एनेक्टेड अंडर द erstwhile entry of 54 of list 1 state list of 7 schedule prior to the commencing in force of the provision of constitution 100 on the sale of purchase of petroleum crude high speed motor speed natural gas। इन सब पे इसका बोला कि कोई भी जो एंटी 52 लिस्ट 2 दे 1 दे रखे स्टेट लिस्ट में, वो ये आने से पहले, ये लिस्ट आने से पहले जितने भी सेल और परचेज पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते थे उस पर जो टैक्स कलेक्ट करा गया है उसे बेस ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम बेस ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। Then tax levied under the Central Tax Act on the sale or purchase of petroleum crude is high speed diesel natural gas ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। And it says imposed by the state government on sale of petroleum product वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। Any entertainment tax levied by the state but collected by the local body under any act enacted under the erstwhile entry 62 of list second state list of 7 schedule to the constitution prior to commencing on enforced provision of constitution 100 and first amendment 2016 ये भी हम एक जीएसटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब रिवेन्यू और बेस ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। चार चीजें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट रिवेन्यू तो एनी ईयर ऐसे कैलकुलेट करा जाता है, ये ध्यान दे लेना, ये ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है तो इसलिए ध्यान देना, बता दे। Illustration: if the base year revenue for the 2015 or 16 concerned state calculate as per the section 5 is 100 rupees। क्या बोला इन्होंने कि बेस ईयर रिवेन्यू जो है मान लिया जाए कि 100 रुपीज है। That project revenue for financial year 2018 shall be as follow। और 2018 और 19 के लिए हमें प्रोजेक्ट रिवेन्यू कैलकुलेट करना है, प्रोजेक्ट रिवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो बेस ईयर था वो क्या है, हमारा सॉरी बेस ईयर रिवेन्यू कितना है 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि जो 100 है, मैं ऐसे सही से अलग कर दे रहा हूं, आपको शायद कंफ्यूज होगा कैसे निकालते हैं। वेट, यहाँ पे देखिए ऐसे करा जाएगा 100, ठीक है, फिर उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर 1 तो ये कंपलसरी है, 1 क्या ये हमारा कंपलसरी होगा। फिर उसके बाद क्या करा जाएगा 14, कितना परसेंट लगता है हमारा प्रोजेक्ट ग्रोथ, कितना लगता है 14%, इसलिए 14% दिया हुआ है, इसलिए ये 14% दिया हुआ है। तो 14% को इसे हम पहले परसेंट में तो इसे चेंज करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इसका 3 का पावर। क्यों ये 3 जितनी पावर क्यों होगी, ये 15 से 16 15 से 60 से और फ्रॉम 2 18 19 में जितना ईयर का गैप हो रहा है वो हमारी पावर कहलाती है, वो हमारी पावर कहलाती है। और इसे सॉल्व करके जो हमारा आता है वो प्रोजेक्ट रेवेन्यू आता है, वो हमारा प्रोजेक्ट रेवेन्यू आता है। ऐसे हम प्रोजेक्ट रेवेन्यू निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कंपटीशन और कंपनसेशन, और जितना हमें कंपनसेशन होता है वो स्टेट को दे दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो ये ऐसे निकाला जाता है। नाउ आगे चलते हैं। Compensation payable to state shall be provisionally calculated and released at the end of every 2 months। जैसा हमने पढ़ा, shall be finally calculated for every financial year after receipt of the final value figure as audited by the controller and the auditor general of India। कोई भी तभी हम फाइनल रिवेन्यू फिगर करेंगे तभी हमें ऑडिटेड मिल जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। However, in case of excess amount has been released as compensation state in and financial during the transaction period, audited figure of revenue collect and the excess amount released shall be adjusted against the compensation amount to payable। ऐसे ही करा जाता है। जितना भी हमें प्रोजेक्ट रिवेन्यू और हमारे फाइनेंशियल ईयर उसमें हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम कंपनसेशन एडजस्ट करने के बाद जितना भी बचेगा अमाउंट वो कंपनसेशन होगा, और कंपनसेशन हम रिलीज कर देंगे किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी वही सारी चीजें दे रखी है उसमें, और कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें बता रखे हैं। कंपनसेशन सेस बात करते हैं। कंपनसेशन सेस so there shall be levied a cess on the interest supply of good or service or both as provided under section 9 of the good and service tax। such interstate supply of good or service both as provided under section 5 integrated to and collected on the recommendation of while for the purpose of providing compensation to state for loss of revenue arising on account of elimination of GST
will affect from the date the provisional of the central it brought into force for the period of 5 years for such period as may be prescribed on the recommendation of council। कुछ नहीं था, वही सारी चीजें थी। अब द रिफंड की बात करते हैं, अब हम रिफंड एंड रिटर्न की बात करते हैं। So every taxable person making a taxable supply of goods or service or both shall pay amount of cess as payable under this act in manner as specified or furnish a return in a such form along with the return to fill under the central good and service tax apply for refund of such cess paid in a such form as may be prescribed। इन्होंने कहा कि उसे रिफंड, जिसे रिफंड चाहिए सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, वो पे करा होना चाहिए सेस, पे करा होना चाहिए सेस, और उसने रिटर्न भी फाइल करियो अंडर द सीजीएसटी एक्ट, और तभी वो अप्लाई कर सकता है फॉर द रिफंड ऑफ सच सेस पेड इन द फॉर्म एज मे बी prescribed for the purpose of furnishing return and the claimant fund refund except for the form filled provision of the good and service and the rule made thereunder shall for as apply in relation to levy and collection of sales relieved under section 8 all the taxable supply of good or service as they apply in relation they and levy and collection central on supply under the said act rule made thereunder। अब क्रेडिटिंग प्रोसेस ऑफ सेल्स टू फंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, जो हमने फंड दिया उसका क्रेडिट प्रोसेस कैसे है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सीज लिव्ड अंडर सेक्शन 8 and such amount as may be recommendation by the counseling shall be credited to non-lapsable fund known as good and service tax compensation fund while such form part of public account of India as shall be utilized for the purpose specific in section। जो भी प्रोसीड होगा सेल्स का लिव्ड जो अंडर सेक्शन लगाया जा रहा है, वो अमाउंट जो है वो क्रेडिटेड कर दिया जाएगा नॉन लैप्स ऑफ फंड नॉन एज गुड एंड सर्विस कंपनसेशन फंड भी बोलते हैं, उसे गुड एंड सर्विस फंड भी बोलते हैं, और उसका जो फॉर्म ऑफ पार्ट होगा पब्लिक अकाउंट के लिए होगा ऑफ इंडिया शैल बी यूटिलाइज भी करा जाएगा, स्पेसिफाइड करा गया इस सेक्शन। अब अमाउंट पेबल टू स्टेट अंडर द सेक्शन शैल बी पेड आउट ऑफ फंड, अमाउंट जो सेक्शन 7 वो आउट ऑफ फंड इसी फंड के आउट करा जाएगा। 50% of amount remaining unutilized in fund at the end of transaction period shall be transferred to consolidated fund of India as the share of center and balance of 50% shall be distributed among the state in ratio of their total revenue from the state or union territory good their case may be last year of transaction period। इन्होंने कहा कि जो 50% उस फंड अनयूटिलाइज फंड है उसका 50% जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज द शेयर ऑफ सेंट्रल, और जो बच गया 50% उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमोंग द स्टेट एज रेशियो डिस्क्राइब आ गया होगा। Not with anything contained in the section 3rd, 50% of such amount as may be recommendation by the council which remain unutilized in the fund at any point of time in financial year during the transaction period shall be transferred to consolidated fund para as their share of and the balance of 50 shall be distributed among the state in the ratio of their base year determined in the accordance with the provision of section। इन्होंने कहा कि हम बिना किसी सब सेक्शन को नुकसान थर्ड को नुकसान पहुंचाते हुए ये भी देखेंगे कि जब चाहे गवर्नमेंट जो 50% बचा हुआ है उसे पहले हम ट्रांसफर कर देंगे कंसोलिडेटेड फंड में, और जो 50% बच गया उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द स्टेट और इन द रेशियो ऑफ देयर बेस ईयर जो डिटरमाइन करा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। द अकाउंट ऑफ रिलेटिंग टू फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और जो हमारा अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड या फिर दूसरा जो फंड था वो जितना भी है वो कंट्रोलर ऑडिटर जो वाला ऑडिट करा जाएगा। अकाउंट ऑफ फॉर्म एज सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम बिहाफ टुगेदर विद द ऑडिटर ऑफ देयर ऑफिस शैल बी बिफोर एज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और जो भी हमारा फंड है सर्टिफिकेट जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से मिल रहा है उसे हम हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले जाया जाएगा, उसके सामने प्रेजेंट करा जाएगा। Now, overview the provision relating to sales की बात कर लेते हैं, इसमें भी हम कुछ पढ़ लेते हैं। The provision of Central Good and Service Tax 2070, Integrated Goods Service Tax 2070, rule made thereunder, including those relating to assessment, input tax credit, non-levy, sword levy, appeal, offence, penalty, say farm, mutatis supply in the relation to levy and the collection of cess levied under section on the interstate supply of goods or service apply relation to levy and collection tax और and the interstate supply। कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं था। पावर ऑफ मेकिंग रूल किसको मिला है, सिंपल सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
ये हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, 5 से 6 होंगे, 5 दे रखे हैं, सॉल्व कर लेना, जो आ रहा है वो तो साफ आंसर लिखा हुआ है, और कोशिश करना जितनी भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट पर्पस है उसे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमारा होता है वीडियो कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो अगर आप कुछ भी इससे पढ़े सीखें, कुछ भी समझें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे मैं डायरेक्ट टैक्स की वीडियो बना ले, इसके लिए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसके लिए आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।